आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानिक में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2023 के लिए जो हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे थे उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का पार्ट 2 आज देखेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 76 से स्टार्ट होगा। तो आइए शुरू करते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक जीडीपी के संबंध में सत्य है? तो पहला आपका, यह 3 क्षेत्रों प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय के उत्पादों का योगफल है। यह अर्थव्यवस्था की विशालता को प्रदर्शित करता है। यह किसी देश के भीतर किसी वर्ष विशेष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा सभी सही हैं, विकल्प डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र को विभाजित करने का मुख्य आधार है? आर्थिक गतिविधियों का स्वभाव नहीं है, रोजगार की शर्तें नहीं है, उद्यमों के स्वामित्व, ये आपका सही आंसर है। उद्यमों के स्वामित्व का मतलब है कि अगर सरकारी, जैसे रेलवे है तो सरकार के अंडर में रहता है, तो यही निर्धारित करता है कि सार्वजनिक है या निजी क्षेत्र के। तो जितने सार्वजनिक होते हैं वो गवर्नमेंट के अंतर्गत ज़्यादा रहते हैं, जबकि प्राइवेट क्या होते हैं, किसी पर्सनल, जैसे अंबानी का हो गया रिलायंस जियो, तो उसके अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तापमान पर पाठ्यक्रम सेल्सियस और फारेनहाइट तापमापियों में एक ही होंगे? तो इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों, मतलब कि जो फारेनहाइट होता है और सेल्सियस दोनों ही क्या होते हैं, समान होते हैं -40 डिग्री सेल्सियस पर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता थी? तो इसमें से प्रौद्योगिकीकरण, जो कि आपका गलत हो जाएगा। नगरीकरण ये भी नहीं था। शिक्षा का प्रसार यही नहीं था। तो आपका सी आपका सही हो जाएगा। कृषि का विकास जो था प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो था मुख्य लक्ष्य था। और इसका शुरुआत कब किया गया था? तो 1951 से 1956 तक था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास सूचकांक को बनाने में निम्नलिखित में से किस आधार का प्रयोग नहीं किया जाता है? नहीं पूछा है। शिशु लिंगानुपात सही है। शिक्षा का स्तर शिशु लिंगानुपात इसका जो है प्रयोग नहीं किया जाता है। बाकी शिक्षा का स्तर का प्रयोग किया जाता है, जीवन प्रत्याशा भी किया जाता है और प्रति व्यक्ति आय, इन तीनों का किया जाता है, जबकि इसका नहीं किया जा सकता। तो आंसर आपका ए हो जाएगा। और इसको मानव विकास सूचकांक जो है कौन होता है, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यूएनडीपी के द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए है कि 24 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही है। कारण है, वर्ष 1986 में इसी दिन भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। तो दोनों का दोनों सही है और सही व्याख्या है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। 24 सितंबर को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, और ये 1986 से मनाया जा रहा है लगातार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक छोटी बारिश की बूंद में कितने कण होते हैं? तो इसमें 10 पे पावर 21 कण होते हैं एक छोटी बारिश की बूंद पे। अगला क्वेश्चन है,
कि विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत नींद का अध्ययन किया जाता है? तो हिप्नोलॉजी का हिप्नोलॉजी सही है। हिप्नोलॉजी के अंतर्गत क्या नींद का अध्ययन किया जाता है? अगला क्वेश्चन है कि जल का घनत्व अधिकतम होता है। तो जल का घनत्व जो होता है, एक तो इस पे भी अधिकतम होता है 277 केल्विन पे, और एक होता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस। दोनों पे क्या होता है? अधिकतम होता है। इसमें 273 में, 273 केल्विन में +4 करके ये क्या आ जाता है? 277 केल्विन आ जाता है। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का डी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग जल संक्रामक है? टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा, हेपेटाइटिस ए। तो इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा, हैजा भी है, हेपेटाइटिस भी है और टाइफाइड है। तो आपका सी आंसर हो जाएगा, जो कि ट्यूबरकुलोसिस मतलब होता है टीबी। टीबी नहीं है जो कि इससे होता है, तो बाकी तीनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है किस देश में? जापान नहीं, इटली नहीं, सिंगापुर नहीं। तो आपका सही आंसर है इंडोनेशिया में जापान जो है माउंट मेरापी ज्वालामुखी स्थित है। ये 8 अगस्त 2021 में विस्फोट बहुत तीव्र गति से हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला है कनिष्क का राज्यारोहण, सिकंदर का आक्रमण, मौर्य साम्राज्य का अंत, महाजनपद काल। तो इसको हम लोग देखते हैं। जो महाजनपद काल होता है वो 600 से 500 ईसा पूर्व होता है। तो मौर्य साम्राज्य जो होता है इसका समय होता है 185 ईस्वी पूर्व, इसका समय खत्म हो जाता है। और सिकंदर का जो आक्रमण होता है वो 327 से 325 ईस्वी पूर्व में सिकंदर का आक्रमण होता है। और कनिष्क का जो राज्यारोहण होता है ये लास्ट में 78 ईस्वी पूर्व 78 ईस्वी में होता है। तो यहाँ पे कालक्रम अनुसार कहा है, यहाँ इसका जो आंसर हो जाएगा, सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर 2, फिर 3, फिर 1। तो ये आपका सी विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती हैं। सही है। केंद्रक और कोशिका द्रव्य को केंद्रक झिल्ली अलग करती, ये भी सही है। तो आपका इसमें सी विकल्प हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मूलभूत संरचनात्मक इकाई है? तो आपका इसमें सही आंसर होगा केंद्रक बिल्कुल नहीं, कोशिका द्रव्य नहीं, केंद्रक झिल्ली नहीं, कोशिका सेल क्या है? मूलभूत इकाई है। अगला क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न है। पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं से भिन्न है, सही है। कारण है पादप कोशिका में कोशिका झिल्ली पाए जाते हैं, सही है। और कोशिका झिल्ली के बाहर कोशिका भित्ति होते हैं, ये भी सही है। तो आपका सही विकल्प हो जाएगा ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार एक आर्थिक प्रवृत्ति है जो निम्नलिखित में से किस ओर रुझान पैदा करती है? समाविष्टि की ओर गलत है, व्यक्तिवाद की ओर गलत है, पूंजीवाद की ओर गलत है, उपभोक्तावाद की ओर। ये आपका सही विकल्प हो जाएगा क्वेश्चन का डी 91 का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि भारत में जनसंख्या की उच्चतम दशकीय वृद्धि 1961 से 71 के दौरान हुई थी, ये आपका सही है। अगला क्वेश्चन है, अगला विकल्प है कि भारत में जनसंख्या की न्यूनतम दशकीय वृद्धि 1991 से 2001 के बीच हुआ था। तो ये दोनों का दोनों सही है, इससे आपका आंसर हो जाएगा सी। एक और भी दोनों सही है, 1 तथा 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी
पूर्णीय अंतः पूर्ण रूप से अंतःस्रावी ग्रंथि है। तो आपका आंसर कौन सा होगा? तिल्ली, तिल्ली जो कि क्या है? गलत है। लसिका गांठ गलत है। अग्नाशय गलत है। पीयूष, पीयूष ग्रंथि पूर्ण रूप से आंतरिक अंतःस्रावित ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर से बाहर, नर के शरीर से, नर के शरीर में बाहर। तो आपका सही आंसर होगा मादा के शरीर के अंदर। मादा यानी कि महिला, महिला के शरीर के अंदर ये होता है। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए और दूसरा कारण आर कहा गया है। अभिकथन है कि लेटेराइड मृदा में ह्यूमस की मात्रा कम होती है। या ह्यूमस का मतलब नमी नहीं, उर्वरक से लिया जाता है, उर्वरकता, उर्वरक। और कारण है कि ये मृदा अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही हैं, किंतु इसकी सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संरक्षण तरीका समुदायों की सीधी भागीदारी नहीं करता है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। संयुक्त वन प्रबंधन, संयुक्त वन प्रबंधन ये करता है। चिपको आंदोलन करता है। बीज बचाओ आंदोलन ये भी करता है। जबकि वन्य जीव विहारों का परिसीमन ये नहीं करता है, ये सीधी भागीदारी नहीं करता है। बाकी सारी सही है। अगला क्वेश्चन है कि वह विनिमय दर जिस पर एक देश की करेंसी को दूसरे देश की करेंसी के वर्तमान अवधि में विनिमय किया जाता है तो कहलाती है। तो ये नॉर्मल सी बात है। तो क्या कहलाएगी? स्थिर विनिमय गलत, अग्रिमी विनिमय गलत, प्रतिबंधित गलत, तत्काल विनिमय दर। क्योंकि ये कह रहा है वर्तमान, मतलब तुरंत तुरंत की, अभी अभी की बात कर। तो अगला क्वेश्चन होगा कि कवि बाण भट्ट की कृति से किस एक सम्राट के समय की विस्तृत सूचना प्राप्त होती है? तो कवि जो बाण भट्ट थे इनकी कृति से हर्ष के गलत, यशोवर्मन गलत, गोपाल गलत। तो नंदवर्धन जो थे, सॉरी नंदवर्धन नहीं थे, हर्षवर्धन के समय के बाण भट्ट से जो जानकारी मिलती है यही। और इनकी जो बाण भट्ट की एक पुस्तक की रचना थी उसका नाम था हर्षचरित। हर्षचरित इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई गई है तो कहाँ पे अपनाई गई है? तो इसके पहले भी पहले नंबर में बताया गया था कि मध्य पूर्व में कनात सिंचाई व्यवस्था अपनाई जाती है। इसमें क्या होता है कि जो पर्वत होते हैं, पर्वतों के पानी को कलेक्ट करके फिर इससे नहरों के माध्यम से खेतों में पानी पहुंचाया जाता है। इसी को कनात सिंचाई व्यवस्था कहते हैं। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का विलय सबसे बाद में किया गया था? तो नागपुर, नागपुर जिसका कब किया गया था? 1953 में, 1953 में किया गया था। झांसी का 1954 में। और उदयपुर का कब किया गया था? तो उदयपुर का किया गया था इसमें 1852 में। जबकि सतारा का कब किया गया था? 1848 में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा झांसी, ये 1854 है। तो ये पूछता है खासकर इसको लगाने के लिए। और इसका अवध का कब किया गया था? तो अवध का 1856 में किया गया था। तो आपका सही आंसर झांसी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुगलों द्वारा चलाई गई मनसब व्यवस्था से निम्नलिखित में से कौन से निर्धारित होते हैं? पद सही है, वेतन भी, सैन्य उत्तराधिकारी, डी ऑप्शन। इसमें से चारों इसके अंतर्गत क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं, निर्धारित होते हैं। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक रामानुजाचार्य के संबंध में सत्य नहीं है? यहाँ पे नहीं की बात कर रहा है। इनका जन्म 11वीं शताब्दी केरल में हुआ था, सही, ये गलत है। इनका 11वीं शताब्दी में जन्म केरल में नहीं हुआ था, बल्कि रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इनका जन्म जो होता है तमिलनाडु में हुआ था, केरल में नहीं हुआ था। तो ये आपका गलत हो जाएगा। ये अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे, ये सही है।
और इन्होंने विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिया था। द्वैतवाद वाला सिद्धांत पूछ लेता है, तो आपका इसमें जो नहीं पूछा है तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम का संबंध किससे है? पांड्य से नहीं है, चेरों से नहीं है, राष्ट्रकूट से नहीं है, चोलों से संबंधित है संगम साहित्य में कावेरी पत्तनम। और इनकी चोल वंश की जो कैपिटल थी, राजधानी थी, क्या था? ये भी कभी कभी पूछ लेता है। तो उरयूर जो था ये क्या था? चोल वंश की राजधानी थी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस पदाधिकारी को हटाने में संसद की भूमिका नहीं होती है? नहीं पूछ रहा है। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने में होती है, तो ये नहीं होगा। राज्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने में होती है। महान्यायवादी यहाँ पे पूछ रहा है, महान्यायवादी को हटाने में किसकी? संसद की कोई भूमिका नहीं होती है, तो ये आपका सही हो जाएगा। राष्ट्रपति के द्वारा इनको हटाया भी जाता है और नियुक्त भी किया जाता है। और महान्यायवादी के बारे में जो अनुच्छेद 76 के अंतर्गत प्रावधान है, तो ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी, महान्यायवादी को राष्ट्रपति नियुक्त करता है अनुच्छेद 76 के तहत। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित शास्त्रीय नृत्यों के युग्मों में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? तो ये ध्यान देना कि नहीं पूछ रहा है। तो आपका भारतनाट्यम पूछ रहा है पहले कि भारतनाट्यम जो है वो कहाँ का है? तमिलनाडु का, सही है। कथकली केरल का है। कुचिपुड़ी उड़ीसा का नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा इस हिसाब से। कुचिपुड़ी किसका? उड़ीसा का नहीं है, बल्कि किसका है? तो ये आंध्र प्रदेश का है। तो ऑप्शन सी आपका सही होगा क्योंकि नहीं पूछा है। मणिपुरी मणिपुर का है। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को अभिकथन और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ये वर्ष 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध लड़ाई में मराठों को अन्य शासकों से कोई सहायता प्राप्त नहीं हुई थी। मराठों के साम्राज्य विस्तार अभियान के कारण अनेक शासक इनके खिलाफ हो गए थे। तो ये आपका इसका जो सही आंसर होगा, ए और आर दोनों सही हैं। आर ए का सही व्याख्या करता है। अगला क्वेश्चन है कि सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया के संबंध में एक इतिहासकार यह मानना है कि वह अपने सभी भाइयों से योग्य एवं सक्षम थी। ये किसका मानना है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, ये मिनहाज ए सिराज जो है इसी का मानना था कि ये सभी भाइयों से सक्षम थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की अधीनता को अस्वीकार करते हुए उन्हें पराजित किया तथा हृदयगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था? तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा, दंतीदुर्ग था जिसने चालुक्यों को क्या किया था? पराजित कर दिया था। और ये किस राष्ट्रवंश का संस्थापक था? तो राष्ट्रकूट जो वंश था इसका दंतीदुर्ग क्या था? संस्थापक था। इसने इसको अधीनता को, चालुक्यों के अधीनता को अस्वीकार किया और उनको पराजित किया। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में 1921 को महान विभाजन वर्ष की संज्ञा दी जाती। इसके पश्चात भारतीय जनसंख्या में निरंतर क्या हुई थी? तो 1921 के बाद अचानक से क्या हुई थी? तुरंत वृद्धि हुई थी जनसंख्या में, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? महान विभाजक की संज्ञा दी जाती। अगला क्वेश्चन है कि धन निष्कासन के सिद्धांत को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब स्वीकार किया था? तो आपका इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा 1896 में। कहाँ पे धन निष्कासन का सिद्धांत एक्सेप्ट किया गया था? कोलकाता अधिवेशन में। कोलकाता अधिवेशन में क्या हुआ था? इसको एक्सेप्ट किया गया था। और इस समय जो थे कोलकाता अधिवेशन में, और यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है तो 1885 में इसका गठन हुआ था। किसके द्वारा? A.O. ह्यूम के द्वारा इसका गठन हुआ था। और यहाँ पे जो धन निष्कासन का सिद्धांत है इसको सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसको प्रस्तुत किया था। कब किया था? तो 1967 में। कब किया था इसको? 1867 में किया था। कहाँ पे? तो इनकी एक संस्था थी, इस संस्था का नाम था लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बैठक थी उसी में इन्होंने कहा था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में।
अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भूकंपीय तरंग धरातलीय उधार एवं गर्त हेतु उत्तरदायी मानी जाती है। पी तरंग गलत है, पी और यस गलत, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा यस तरंग। जो यस तरंग होती है ये सबसे खतरनाक तरंग मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्वेदी ज्वालामुखी आकृति नहीं है।